हेलो दोस्तों, रेल माता स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 18 तारीख 2025 की मैं करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों आइए बिना टाइम गवाए अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इवेंट का उद्घाटन किया है। किसका? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इवेंट उद्घाटन किया है। और ये इवेंट का उद्घाटन दिल्ली में किया है। ये भारतीय मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है। ठीक है ना। ऑटो एक्सपो मोटर शो का कौन सा है? 17वां है। ऑटो एक्सपो मोटर सेक्टर का शो का 17वां है और मोबिलिटी का दूसरा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही है। पहली बार कितनी कंपनियां शामिल हो रही है? 34 कंपनियां शामिल हो रही है। और 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद ये संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब पहला एडिशन कब हुआ था? 1986 में। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम क्या है? द मोटर शो है। ऑफिशियल नाम क्या है? द मोटर शो। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, BMW, BYD समेत कई बड़े ब्रांड अपने शोकेस करेंगे। ऑटो मोटर ऑटो एक्सपो 2025 ये क्या है? एक द मोटर शो है। ठीक है ना, द मोटर शो है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किया है। ठीक है दोस्तों, और 1986 में पहली बार हुआ था। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ओलंपिक शूटर मनु भाकर और चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को खेल रत्न दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण कर दिया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार 2024 का वितरण राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मनु भाकर है, ये डी गुकेश है। 34 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, 4 लोगों को खेल रत्न दिया गया है, 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया है और 3 को कोच के पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हॉकी के जादूगर थे और इनका जन्मदिवस 29 अगस्त को है। तो इसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अब इसकी राशि कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए इसकी राशि हो गई है बढ़ाकर। ठीक है दोस्तों, तो खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है नया नाम। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ग्रैंड मास्टर डी कुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, डी कुकेश क्या है? चैंपियनशिप के, ठीक है, चेस के खिलाड़ी है। उनके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर क्या है? शूटर है और ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली है। ठीक है। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को और पैरा एथलीट के प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह को और मनु भाकर शूटिंग में और डी गुकेश को चेस में। 100% क्वेश्चन छपेगा, 100%। ठीक है ना। यहाँ से डी गुकेश चेस के, मनु भाकर शूटर के, हॉकी टीम का हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट के प्रवीण कुमार। पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवेलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नवदीप जो हाइट में कम है, जो पैरा ओलंपिक में जेवेलिन थ्रो फेंकते हैं, नवदीप सिमकिया फेंकते हैं पैरा ओलंपिक में, जेवेलिन थ्रो फेंकते हैं, इसको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। 34 लोगों को। ठीक है ना। पैरा एथलीट है, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। देखिए 34 लोगों को तो क्या मिला है? ये 2 लिस्ट तो किसकी है? अर्जुन अवार्ड की है। ये 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और ये क्या है? तीन 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 जो यूनिवर्सिटियां हैं, 3 जो यूनिवर्सिटी है, इनको क्या मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 मिली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको ओवरऑल विनर का मिला है। लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रनर अप का और गुरु नानक देव को सेकंड रनर अप का। ओवरऑल मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी है जो ओवरऑल विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी,
ठीक है ना, ये याद रख लेना। ओवरऑल विजेता में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 दी गई है। ठीक है, और 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दीप्ति देश पांडे, संदीप सांगवान, एस मुरलीधरन, अरमांडो कोलांगो और सुभाष राणा। ठीक है दोस्तों, और 34 लोगों को क्या दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को लोकपाल बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है, जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, जस्टिस अरुण मिश्रा 7 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की भूमिका निभाई थी। ये क्या है, जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं। ये क्या बन गए हैं, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्या बन गए हैं, ये लोकपाल बन गए हैं। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा जी बीसीसीआई के लोकपाल बन गए हैं। आगे चलते हैं। जस्टिस मिश्रा को 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 जून 2024 तक एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अरुण मिश्रा का साल 1989 और 1995 रिकॉर्ड वोटों से मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग में चयन हुआ था। वहीं साल 1998 में वो इतिहास में पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने थे। उन्हें 25 अक्टूबर 1999 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 2010 को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, और इनको क्या बना दिया, बीसीसीआई का लोकपाल बना दिया। ठीक है दोस्तों, 2012 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 2012 में कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह लिए, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह लिए। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह लिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एनएचआरसी के अध्यक्ष रह लिए, और इनको अब क्या बना दिया, बीसीसीआई का लोकपाल बना दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। ये भाई साहब अपने मुख्य अतिथि, अब की बार 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया की जो है राष्ट्रपति है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्राबो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। प्रभावो सुबियांतो कौन है, प्रभावो सुबियांतो अपने राजकीय मेहमान होंगे। ये मुख्य चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया का गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने बताया कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने का पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया गया है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो भारत आएंगे, और ये मुख्य अतिथि होंगे। 25-26 जनवरी 2025 के आधिकारिक 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। इस दौरान उनका पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रभावो सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में भी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सुबियांतो की पहली भारत यात्रा होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ने न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है, जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ने। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 16 जनवरी को न्यू गैलेन रॉकेट का सफल टेस्टिंग की है। जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन। ठीक है ना, और इसने क्या किया है, न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया है, ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन किसकी है, जेफ बेजोस की है। रॉकेट को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 2 बजे अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया है, अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। और जेफ बेजोस की कंपनी है, स्पेस कंपनी, क्या नाम है इसका, ब्लू ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रॉकेट ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। हालांकि इससे पहले इसकी लॉन्चिंग टाली गई थी। रॉकेट से एक प्रोटोटाइप उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। लॉन्च होने के 13 मिनट बाद ही इसे अपना मिशन पूरा किया। इस विशाल रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है। इसे चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। रॉकेट को उसी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया जहां से 50 साल पहले मेरिनर और पायनियर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। मेरिनर और पायनियर ये कहाँ के अंतरिक्ष यान थे, कहाँ के थे, मेरिनर और पायनियर अमेरिका के अंतरिक्ष यान थे। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर अपने ओम बिरला ने मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16 जनवरी को कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की गई है। किस प्रोग्राम के तहत की गई है? स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत किसकी शुरुआत की गई है? मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है? कोटा में की गई है, श्रीनाथपुरम से। इसके तहत स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेज में ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल जाएगी। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की गई है श्रीनाथपुरम, कोटा के श्रीनाथपुरम से। किसने की है? कोटा के सांसद है और अपनी लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी। और स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत ओम बिरला ने मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की है श्रीनाथपुरम, कोटा से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वैन के जरिए स्टूडेंट एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सहित सभी जरूरी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्टूडेंट को पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा शहर के 20 प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया जहाँ शिविर आयोजित होंगे। साथ ही इस पहल के जरिए स्टूडेंट को पासपोर्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 2,960 करोड़ रुपए का समझौता किया है। सरकार की कंपनी है, 2,960 करोड़ रुपए का भारत डायनामिक्स के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच एक करार गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह के बीच हुआ है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह कौन है? अपने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव है उनके बीच में। और जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है उनके बीच में 2,960 करोड़ रुपए की क्या हुई है? डील हुई है। आगे चलते हैं। समझौते के तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई करेगी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई करेगी भारत डायनामिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय को। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक स्टैंडर्ड फिट है जो कई भारतीय नौसेना जहाजों पर लगा हुआ है। इसे भविष्य में अधिकांश प्लेटफॉर्म पर फिट करने की योजना है। ये मिसाइल 2 स्टेज की है जो लॉन्च होने के बाद कम धुआं छोड़ती है। मिनिमम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी विमानों को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है। यह 2400 गुणंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मनों पर प्रहार और हमला कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये नल्ला देखो, नल्ला, ये अपना नल्ला खोप, इसकी खोपड़ी में इसके नल्ला ने छेद कर दिया। इमरान खान को भ्रष्टाचार के केस में 14 साल की जेल। भाई ये सोच रहा होगा कि साला मैं प्रधानमंत्री क्यों बना था क्या मैं जेल जाने के लिए ही प्रधानमंत्री बना था क्या? मैं तो क्रिकेटर ही ठीक था। ये सोच रहा होगा कि मैं तो क्रिकेटर ही ठीक था, मैं प्रधानमंत्री क्यों बना था क्या? जेल जाने के लिए ही प्रधानमंत्री बना था क्या? तो पाकिस्तान के एक कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की सजा सुनाई है। लो, खुद गया तो गया, बीवी को भी ले गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे, वो काम कर गया ये तो। भाई ये सोच रहा होगा कि मैं प्रधानमंत्री क्यों बना हूँ, और इसकी पत्नी सोच रही होगी कि सड़क कैसा प्रधानमंत्री बना है जो खुद जेल के अंदर है। इमरान खान को यह सजा रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा सुनाया गया, जहाँ खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। भाई ये पहले से जेल में बंद है अगस्त 2023 से, ठीक है ना। और अब 14 साल की और जेल हो जाएगी। और साथ में पत्नी को और ले गए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबे में। अकेले का मन नहीं लग रहा होगा ना जेल में, नल्ला है, नल्ला की मानता थोड़ी ना एक बार की। चलो, कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दोनों को सजा सुनाई है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अल कादिर ट्रस्ट एक गैर सरकारी कल्याण संगठन जिसे खान की तीसरी पत्नी बुशरा भुट्टो ने खान को 2018 में स्थापित किया था। लो, तीसरी पत्नी हो रही इसके तो। ये ट्रस्ट आध्यात्मिक और इस्लामिक शिक्षाओं को समर्पित एक विश्वविद्यालय चलाता है। इमरान खान अगस्त तो खाना से जुड़े केस में 2023 से अडियाला जेल में बंद है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने दिसंबर 2023 को इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। पाकिस्तान की है नेशनल अकाउंट ब्यूरो।
ठीक है, तो ये नल्ला का नल्ला ही रहेगा, निठल्ला। महाकुंभ 2025 एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया गया है। एक थाली एक थैला, एक थाली एक थैला अभियान शुरू किया गया है, और ये किसकी तरफ से किया गया है? आरएसएस की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की गई है, और किसने की गई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने। इस पहल का उद्देश्य इस विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अभियान के तहत कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें व गिलास वितरित किए जा रहे हैं, जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक थाली एक थैला आरएसएस द्वारा चालू किया गया है, और प्लास्टिक से बचाने के लिए चालू किया गया। आगे चलते हैं। महाकुंभ में प्लास्टिक मुक्त पहल अभियान का शुभारंभ आरएसएस सह सरकार कार्यवाहक कृष्ण गोपाल ने कुंभ मेले सेक्टर 18 पुरानी जीटी रोड पर किया है। प्लास्टिक मुक्त समाज का बनाना एक सामूहिक प्रयास है। छोटे बदलाव जैसे कपड़ों के बैग और पुनः उपयोग होने वाली बर्तनों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ा योगदान दे सकता है। इनकी बात क्या है? ये राइट है, कोट करके बोला गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक अनुमानों को संशोधित कर दिया। किसने? फिक्की ने, भाई फिक्की ने फाइनेंस ईयर 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि में दर में संशोधन किया है, और 7% से घटाकर 2024-25 की फाइनेंस ईयर वित्त वर्ष में जीडीपी को 7% से घटाकर 6.4% पर ला दिया है। और खुदरा स्फीति जो महंगाई है उसका है 4.8%, जो आरबीआई के लक्ष्य के अनुरूप है। वैश्विक और घरेलू कारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के कारण वृद्धि प्रभावित है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि का अनुपात 3.6% रखा गया है। फिक्की ने कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुपात 3.6 है, और फिक्की ने अपनी जीडीपी 7% से घटाकर 6.4% पर ला दी गई है। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति महंगाई कितनी बढ़ है? 4.8%। आगे चलते हैं। सरकारी निवेशन, ये देखो, सेवा के क्षेत्र में वृद्धि का अनुपात है 7.3% की अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है 6.3% रहने का। सरकारी निवेश का प्रभाव बुनियादी ढांचे और आवास में सरकारी निवेश की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिक्की का आर्थिक दृष्टि सर्वेक्षण फाइनेंस ईयर रिपोर्ट 2024-25 के अनुमानों के लिए दिसंबर 2024 में सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यानी कि अपनी जो जीडीपी है 7% से घटाकर 6.4 पर कर दी। ठीक है, और मुद्रास्फीति 4.8 रख दी। ठीक है, किसानों के लिए 3.6। वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ? वडनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वडनगर गुजरात में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और गुजरात सरकार की ओर से वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व अनुभवात्मक केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की, और इसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल का पुरातत्व अनुभवात्मक जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन गुजरात के वडनगर में किया गया है, और अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, केंद्र का सांस्कृतिक मंत्रालय और गुजरात की सरकार के द्वारा मिलकर कर बनाया है। इस ऐतिहासिक परियोजना 2500 साल पुरानी परंपराओं के स्मरणीय इतिहास को जीवित करती है। रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण इस शहर ने प्राचीन व्यापार मार्गों एक व्यापारी विश्वव्यापी समाज को बढ़ावा दिया, जिसकी झलक शहर की वास्तुकला विरासत में साफ दिखाई देती है। इसमें कीर्ति तोरण, हटकेश्वर महादेव मंदिर और शर्मिष्ठ झील और विभिन्न धार्मिक प्रोग्राम शामिल है। वडनगर गुजरात में विश्व के लेवल का पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय तैयार किया गया है। भारत सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार, अमित शाह ने उद्घाटन किया है और भूपेंद्र भाई पटेल ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT और IIT बॉम्बे एकजुट हुए हैं। C-DOT और IIT
बॉम्बे, IIT बॉम्बे क्या हो गए, ये मिल गए हैं। और भैया इन्होंने 6G के लिए काम शुरू कर दिया है। भारत को भी 6G मिलेगा, ठीक है ना। जापान में तो चालू ही हो गया है, जापान और चीन में तो 6G चल रहा है, और अपने भारत में 6G के लिए काम चालू कर दिया है। किस किस ने, IIT बॉम्बे ने और C-DOT ने। भारत ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए C-DOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने उच्च बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसफर चिपसेट विकसित करने के लिए एक समझौते हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है दोस्तों। ये पहल दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत दूरसंचार डॉट विभाग DOT डॉट की 6G प्रस्ताव कॉल के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 6G नवाचार का नेतृत्व प्रदान करता है। लक्ष्य रख लिया गया है 2030, 6G प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030, ठीक है दोस्तों। 6G प्राप्त करने का लक्ष्य का कितना रखा है, 2030 तक, और इस पे काम होने लगा है। C-DOT के साथ IIT बॉम्बे मिल गई है। आगे चलते हैं। महाकुंभ में स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र झूसी हवेलियां, प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थित विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र, जो 52 फीट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में है। एक अद्भुत आध्यात्मिक चमत्कार। यह पवित्र यंत्र श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना के जोड़ने का विश्वास दिलाता है, ठीक है ना। भगवान शिव की उच्च चेतना को जोड़ने का विश्वास दिलाता है। 52 फीट ऊंचाई का है, 52 फीट ऊंचाई का है। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है, तपोवन आश्रम में। आगे चलते हैं। 52x52x52 का है ये। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, वड़नगर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वड़नगर, गुजरात में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह और भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा मिलकर किया गया है। और इसमें 2500 साल पुराने तक के इतिहास को रिव्यू करने का वो किया गया है इसमें, ठीक है ना। वड़नगर, गुजरात में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री और गुजरात राज्य सरकार ने वड़नगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुबंधात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का अनावरण किया है। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इस ऐतिहासिक परियोजना में 2500 वर्षों से अधिक इतिहास वाले शहर वड़नगर की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्क्स, FUTURE, फ्यूचर्स ऑफ वर्क्स में इंडिया इज दूसरा नंबर। भारत कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान हासिल किया है और 99.1 के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर ऑफ वर्क्स श्रेणी में दूसरे स्थान पर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में एक व्यापक उपकरण है जो मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितना तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे भारत है अपना QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। जनरल VK सिंह रिटायर्ड को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मिजोरम के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है, जनरल VK सिंह। जनरल VK सिंह जो रिटायर्ड जनरल साहब है, रिटायर्ड जनरल साहब VK सिंह है, इनको मिजोरम का क्या बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। जनरल VK सिंह सेवानिवृत्त ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्य के रूप में शपथ ली है। उनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की थी, जो पहले केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस भूमिका में उन्होंने हरि बाबू कम्बमपति का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटो एक्सपो
कौन सा? ऑटो एक्सपो, यही मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है। इसका 2025 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो को भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं कंपनियां 100 से अधिक वाहन लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1986 में पहली बार हुआ था ये। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप 17 जनवरी 2025 को भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप लॉन्च किया। यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह ने किया है, ओके, और सेना के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। मारुति की पहली इलेक्ट्रिकल ई विटारा रिवील, मारुति की जो सुजुकी मारुति है, जो सुजुकी मारुति है, इसकी पहली ई विटारा कार लॉन्च की है। ठीक है ना, सुजुकी मारुति ने पहले इलेक्ट्रिक कार क्या नाम दिया है? ई विटारा। ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500 प्लस किलोमीटर की रेंज, लेवल 2 एडास सेफ्ट फीचर्स भी मिलेंगे। यानी कि मारुति की जो पहले इलेक्ट्रिक कार है उसका नाम दिया है ई विटारा। और हुडई की क्रेटा ईवी लॉन्च की है। शुरुआती कीमत 17.99, फुल चार्ज में 473 किलोमीटर रेंज, 52 सेफ्टी फीचर, और मारुति ई विटारा से मुकाबला कर रही है। हुडई, HUDAI, हुडई ने तो कौन सी लॉन्च की है? CREATA, क्रेटा। हुडई ने तो क्रेटा लॉन्च की है, और मारुति सुजुकी ने ई विटारा लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहन है ई विटारा, मारुति सुजुकी ने, और हुडई ने क्रेटा। 17 जनवरी का इतिहास देख लेते हैं। 2010 में आज ही के दिन कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी नेता ज्योति बसु का 96 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ था। 17 जनवरी 2014 को अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हुआ था। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में काम करती थी। 17 जनवरी 1979 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। रूस ने परमाणु परीक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा है, क्या पता पूछ लिया जाए कि 17 जनवरी 1979 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 17 जनवरी 1979 को सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। 17 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी। सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था 1979 में। 1945 में स्क्रिप्ट राइटर और हिंदी फिल्मों के गीतकार जावेद अख्तर का जन्म हुआ था। जावेद अख्तर का जन्म 1945 में होता था। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट मोरक्को से मुलाकात की थी। 17 जनवरी 1942 में पूर्व हेवीवेट चैंपियन अमेरिका बॉक्सर मोहम्मद अली का जन्म हुआ था। 1917 में अमेरिका में 3 आइसलैंड, सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रोइस $25 मिलियन में खरीदे थे। अमेरिका ने 3 आइसलैंड खरीदे थे, सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रोइस, $25 मिलियन में। 17 जनवरी 1706 में अमेरिका लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक, किसके लिए है ये तड़ित चालक के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इसका जन्म 1706 में 17 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी को 1706 में अमेरिका के लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक से संबंधित है, उसका हुआ था। और जावेद अख्तर जो हिंदी फिल्मों के राइटर है, 1945 में जन्म हुआ था। और विंस्टन चर्चिल और US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मोरक्को से मुलाकात 1943 में हुई थी। अमेरिका ने 1917 में 17 जनवरी 1917 में 3 आइसलैंड खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? सेंट थॉमस, सेंट जॉन और सेंट क्रोइस। और ये 1979 में 17 जनवरी 1979 में सोवियत संघ ने क्या किए थे? परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1946 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, सभी को एक बार फिर से राम राम, सभी को थैंक यू, बहुत बड़ा सभी को थैंक यू दोस्तों। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए
चैनल को आप कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 5 दिन हो गए हैं, एक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में देखिए। थैंक यू आप सभी को। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल टू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को, राम राम।